गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपने लेक्चर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज आप लोगों को हम पूरा ये दुर्बल समूह जो है ये ख़त्म हो जाएगा। हमने आपको महिलाओं के बारे में और बच्चों के बारे में बताया था। अब हम आपको आगे बता रहे हैं इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन। लेकिन इसके पहले एक बात कहना चाहेंगे तो देखिए, आजकल जो सामाजिक उथल पुथल हो रही है उससे यही है कि आप कुछ बनो या ना बनो, आप एक अच्छा इंसान बनो, एक ऑनेस्ट पर्सन बनो, उसके बाद आप सब कुछ बन जाओगे। अपने प्रति ईमानदार रहो, अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार रहो और चुनिंदा मित्रों को बनाओ, चुनिंदा सत्संग में जाओ। सब कुछ बहुत सोच समझ के करो आप, नहीं तो फिर कब आप कहाँ गिर जाओगे, कहाँ फंस जाओगे, बहुत मुश्किल हो जाएगी फिर आपको। इसलिए सारे बच्चों से ये अपील है कि अपनी परेशानियों को खुद में समझने की कोशिश करिए। आप लोग स्ट्रांग बनिए भीतर से। इधर उधर किसी साधु संतों के ज़्यादा चक्कर में मत पड़िए। अपनी पढ़ाई करिए, ईमानदारी से फोकस करिए। ईमानदारी से फोकस करेंगे, अच्छे गुरु लोगों के सहयोग में रहेंगे, माँ बाप का कहना मानते हुए, अपनी परेशानियों को शेयर करते हुए आगे बढ़िए और पढ़ाई पे फोकस करिए। और ये भी मत बनाइए कि पढ़ाई को ईगो से जोड़ लीजिए। बिल्कुल, ईगो दूसरी चीज़ है, पढ़ाई दूसरी चीज़ है। आपको क्या करना है, आप किस चीज़ में रुचि रखते हैं, आप वही काम करिए। सब लोग अपना अपना भाग्य लेके आते हैं, कोई कुछ बनता है, कोई कुछ बनता है। आप जिस काबिल आप में क्षमताएँ हैं उस क्षमताओं को पहचानिए, डेवलप करिए, उसी क्षेत्र में आगे बढ़िए। खुद से अपने सवालों को खुद से पाने की कोशिश करिए। ठीक है, अब आप लोगों को हम पढ़ाते हैं। आज का आप लोगों का लेक्चर है इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन। ये क्या होता है? देखिए, हम लोगों को जितने भी राइट मिले हैं किसी के संबंध में, महिलाओं के संबंध में, बच्चों के संबंध में, बुजुर्गों के संबंध में या शरणार्थियों के संबंध में, ये सब कहीं ना कहीं किसी उससे कन्वेंशन से आए हुए हैं। तो पहले ऐसा नहीं था। इंटरनेशनल लॉ एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे समय समय पे कन्वेंशन होते रहे और सभी पक्षों को लेकर कौन से वीक पॉइंट है वहाँ पे उन्होंने उसका पूरा अच्छे से उसके डिक्लेरेशन बनाया। उसके बाद वहाँ पे उन्होंने उसका कन्वेंशन किया समय समय पे। वहाँ से हम लोगों ने हम लोग भारत तो लगभग सारे कन्वेंशनों का पक्षकार है, लेकिन जो नहीं है वहाँ पे तो वो उसके ऊपर कोई बाउंड नहीं कर सकता है। जहाँ पे वो है वहाँ पे वो खुद उसके लिए बहुत सारे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत सारे हम लोगों को प्रोटेक्शन मिले हुए हैं। सबको साथ लेके एक अच्छी लोगों के एक अच्छे विकास के लिए, अच्छे डेवलपमेंट के लिए फिर प्रक्रिया या नियमावली बनने लगी। तो जो ये होते हैं इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन में क्या होता है, जो अपने ही राज्य की सीमा के अंतर्गत एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर राजनीतिक अथवा अन्य कारणों से भाग जाने के लिए मजबूर होते हैं। इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन अपने ही राज्य की सीमाओं से, जैसे कि अभी असम वाला और वो चल रहा था, असम का डिस्प्यूट, अरुणाचल प्रदेश वाला। तो क्या हुआ था, कुछ लोग ऐसा होता है कि अपने राज्य की सीमा में ही रहना नहीं चाहते। जैसे कि पहले जम्मू कश्मीर की हालात थी कि लोग कश्मीर में रहना नहीं चाहते थे, भाग लेते थे। तो वो इंटर डिस्प्लेस्ड पर्सन थे। वो आके देखिए यहाँ पे कोई अखरोट बेचता था, कोई साल बेचता था, बहुत सारे लोग डिस्प्लेस्ड हो गए थे। लेकिन अब सिचुएशन बदल गई है। अब यहाँ के लोग वहाँ जाके अपना बिजनेस या पढ़ाई कर रहे हैं, पहले ऐसा नहीं था। तो ये जो होते हैं, जो अपने ही राज्य की सीमाओं के अंतर्गत एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में किन्हीं कारणों से जाने को मजबूर होते हैं, चले जाते हैं, वो इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन कहे जाते हैं। इस विस्थापित होते हैं, ये विस्थापित व्यक्ति होते हैं। लेकिन इनमें सबसे बड़ी बात होती है कि ये 1951 शरणार्थी नीति के ये वो नहीं हो, इनको शरणार्थी नहीं माना जाता। जो शरणार्थी कन्वेंशन 1951 है वो सीधे शरणार्थियों पे अप्लाई करता है। शरणार्थी दूसरी चीज़ होते हैं। शरणार्थी एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र में आते हैं, लेकिन ये एक राज्य दूसरे राष्ट्र में नहीं आते हैं, ये अपने ही राज्य क्षेत्र से दूसरे राज्य क्षेत्र में जाते हैं। तो इन पे शरणार्थी का जो कन्वेंशन है, रिफ्यूजी कन्वेंशन, इन पे अप्लाई नहीं करता है। इसलिए इनको बहुत सारे अधिकार नहीं मिले हैं, क्योंकि डिस्प्लेस पर्सन का अपना कोई ना तो अभिशमय है, न कोई घोषणा पत्र है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त ने
1993 में विस्थापितों के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत बनाया जिसमें कुछ हद तक उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। इसमें सबसे प्रमुख कार्य यूएन के सेक्रेटरी रह चुके कोफी अन्नान ने किया। वो इस पीड़ा को समझते थे। वो साउथ अफ्रीका से शायद दक्षिण वहीं नहीं, वो शायद वो थे कोफी अन्नान, वो नस्लवादी के शिकार हुए थे ये। तो इन्होंने विस्थापितों की समस्याओं को समझा था और इन विस्थापितों की समस्याओं को उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव में फ्रांसीसी डेंगू के सहयोग से एक निर्देश जारी कराया था। एक वो कमेटी हुई थी, समिति बनी थी जिसमें से इन्होंने उन पे फोकस किया था और तब जाके यूनाइटेड इंटरनल डिस्प्लेसमेंट की स्थापना हुई थी, जिसका कर्तव्य है कि इन्हें मानवीयता के आधार पर कुछ राहत दें। मतलब मानवीय आधार पर इन्हें कुछ राहत मिलता है, अदरवाइज ये किसी का पक्षकार नहीं होता, इसलिए इनका कोई अपना वो नहीं है। उसके बाद आ गया अन्य देशी एलियंस। एलियंस क्या होते हैं? उन व्यक्तियों से हैं जो किसी ऐसे राज्य में निवास करते हैं जिस राज्य के वे राष्ट्रिक नहीं है। मतलब नेशनलिटी उनकी वहाँ की नहीं है, लेकिन वो उस राज्य में निवास करते हैं। अतः एक राज्य के राष्ट्रिक नेशनलिटी की दूसरे राज्य में उपस्थिति को विधिक रूप से या विधिक लैंग्वेज में इसको अन्य देशी या एलियंस कहा जाता है। यद्यपि कि इंटरनेशनल लॉ में कोई स्पष्ट अधिकार इनके बारे में भी नहीं दिया गया है, परंतु महासभा ने, कौन सी महासभा? ह्यूमन राइट कमीशन की महासभा ने अपने डिक्लेरेशन में इनके लिए कुछ फैसिलिटीज़ दी है। तो एलियंस को लेके 13 दिसंबर 1985 को एक उद्घोषणा की गई थी जिसमें इन्हें प्राण का अधिकार, एकता का अधिकार, कुछ रोजगार करने का अधिकार, शिक्षा अधिकार इनको दिया गया। तो ये रहा इनके बारे में। फिर आता है तीसरा, इंडिजियस पर्सन, देशीय लोग। ये क्या होते हैं? जो किसी देश की ऐतिहासिक रूप से मूल निवासी हैं। मतलब क्या हमारे यहाँ क्या है, जो जनजातीय क्षेत्र है, जो ट्राइबल में रहते हैं, उनकी बात हो रही है। देशीय लोग जो अपने ही देश के ऐतिहासिक रूप से मूल निवासी हैं और वे स्वयं को उन राज्य क्षेत्रों में रहने वाले समाजों के अन्य वर्गों से पृथक समझते हैं। जो जनजाति होते हैं ट्राइबल, वो अपने आप को अलग समझते हैं। जैसे कि अभी वो मोदी जी ने उनके लिए कितनी सारी जनजातियों के लिए कितनी व्यवस्थाएं की यूपी में, और इन लोगों को प्रदर्शनियां लगाने के लिए, इन लोगों के जंगल वाले जहाँ ये लोग रहते हैं उसको इन्होंने रिजॉर्ट घोषित कर दिया। वहाँ पे वहाँ को एक कल्चर के रूप में दिखाने के लिए इनके सहयोग से वो सब चलता है, और इनके जो इनका वन क्षेत्र है उसमें किसी को जाने का अधिकार नहीं होता है। इस तरह ये जनजाति जो आदिवासी होते हैं उनको इंडिजियस पर्सन कहा जाता है। और इंडिजियस पर्सन में सबसे नंबर 1 पर भारत और चीन है। इनके लिए 1953 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अधिनियम संख्या 107 में इनके लिए राइट ऑफ इंडिजियन एंड ट्राइबल पॉपुलेशन कन्वेंशन हुआ 1907 में। दूसरा कन्वेंशन इनका 169 नंबर 1989 में हुआ। तो इनके प्रति तो पूरा वर्ल्ड चिंतित था। तो इनके लिए 2 कन्वेंशन भी हुए और इनको वहाँ भी अपने अधिकार मिले। उसके बाद जो 5 सितंबर 1991 को इन्फोर्स हुआ। इनके लिए फिर ह्यूमन राइट कमीशन में भी इनके लिए 1994 में उद्घोषणा हुई, जिससे यूएन ह्यूमन राइट कमीशन में भी इनको बहुत सारे अधिकार वहाँ से मिले हुए हैं। तो देशीय लोगों से तात्पर्य होता है जो अपने ही देश के अंदर ऐतिहासिक कारणों से, प्राचीन काल से जो अपने आप को समाज से कट के रह रहे हैं, उन्हें देशीय लोग कहते हैं। उसके बाद हम लोग आ गए ओल्डर एजेज, वृद्ध लोगों की क्या परिस्थिति है, उनको कहाँ से अधिकार मिले। तो वृद्ध मतलब यहाँ पे है जो 60 वर्ष या उससे ऊपर के लोग हैं, उन्हें वृद्ध मानते हैं। यूएन चार्टर में सबसे पहले अर्जेंटीना में इसको चर्चा हुई वृद्धों के बारे में। सन था 1948 और तब जाके
1971 में, 1948 में तो चर्चा हुई अर्जेंटीना में, 1971 में फिर लोगों ने वृद्धों के बारे में सोचना शुरू किया। 1978 में एजिंग पर वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई वियना, 26 जुलाई 1982, जिसको कहते हैं वियना कांग्रेस, जो वियना कॉन्फ्रेंस जो 26 जुलाई 1982 को हुई और 6 अगस्त 1982 को ये इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन के तहत लागू किया गया। इनके लिए 16 दिसंबर 1991 को फिर एक संकल्प पारित किया गया। संकल्प नंबर था 46/91। फिर इसमें कुल 18 सिद्धांत बताए गए थे इनके लिए कि वृद्धों को क्या क्या आवश्यकताएं हैं, उनकी मेडिकल की, उनकी मेडिकल सुविधा, उनको घर में एक सम्मानित जीवन जीने का, उनके पेंशन पे, उनके ऊपर विशेष ध्यान देने का, उनके लिए पार्क की व्यवस्था जहाँ पे वो जाके बैठ सकें, और बहुत सारे चीज़ को 18 सिद्धांतों के अंदर उनको लाया गया। उनके डिग्निटी को ठेस न पहुँचे, उनका एक अपना सा उनके लिए। लिखिए, अमेरिका और जो फॉरेनर कंट्रीज़ हैं, मेनली अमेरिका में ह्यूमन राइट को लेके बहुत ज़्यादा प्रसार है। वहाँ पे किसी का भी, आप बच्चों का, बूढ़ों का आप शोषण नहीं कर सकते हैं, और ऐसा अगर होता है तो उनको हेल्पलाइन मिली है, अगर वो एक कॉल करते हैं तो वो जो उनको टॉर्चर कर रहा है वो अरेस्ट होता है। अब तो इंडिया में भी काफ़ी लोग जागरूक हो गए हैं, लेकिन इतने के बाद भी, जागरूक होने के बाद भी आप देख ही रहे हैं कि जहाँ पे संस्कार नहीं, वहाँ वृद्धों का यही हाल है कि बेचारे जीवन भर बच्चों के लिए मरते हैं, और जब आजकल के जब बच्चे बड़े होते हैं तो माँ बाप को कहाँ पहुँचा देते हैं, कहीं कहीं पे ये देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा है। तो उसके बाद से महासभा ने 15 एवं 16 अक्टूबर को 1992 में इसके 1982 के 10 साल बाद फिर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाया, जो 11 नवंबर 1992 को अंगीकार किया गया था, और 1992 को ही वृद्धों पे वो मनाया गया था, वर्ल्ड वृद्ध, अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध के लिए मनाया गया था। उसके बाद इनमें कुछ वो आते हैं, जैसे कि इनके अधिकारों में फिर इनका सेकंड हुआ था, सेकंड वर्ल्ड असेंबली ऑन एजिंग 2002 में फिर हुआ था, जो मैड्रिड में हुआ था। इसमें वृद्ध व्यक्तियों के डेवलपमेंट के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके साथ सपोर्टिव और इन्वायरमेंट तैयार करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोग्रामिंग बनाने के लिए बताया गया था। उसके बाद आ गया डिस्प्लेस पर्सन। डिस्प्लेस पर्सन आ गया, मतलब जो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, जो मानसिक रूप से विकृत हैं, जिनका मेंटल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उनको डिसेबल्ड पर्सन बोलते हैं। डिसेबल्ड पर्सन की डिक्लेरेशन का स्टार्टिंग, डिक्लेरेशन ऑन द राइट ऑफ द मेंटली रिट्रेट पर्सन, मानसिक रूप से अवरुद्ध व्यक्तियों के अधिकारों पर घोषणा 20 दिसंबर 1997 को हुई थी। 20 दिसंबर 1978 को हुई थी। महासभा ने 17 दिसंबर 1991 को मानसिक स्वास्थ्य देखरेख के सुधार एवं मानसिक बीमारी से ग्रस्त व्यक्तियों को संरक्षण हेतु सिद्धांत बनाए थे। प्रिंसिपल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सन विथ मेंटली इलनेस, इम्प्रूवमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ केयर अंगीकार किया गया था, और किया गया था, इनके लिए बनाया गया था मानसिक रूप से जो हैं। और फिर 9 दिसंबर 1975 को डिक्लेरेशन ऑन द राइट ऑफ डिसेबल्ड पर्सन, फिर इनके लिए असमर्थ व्यक्तियों के लिए फिर 1975 में इनके लिए फिर एक डिक्लेरेशन हुआ था। उस डिक्लेरेशन में असमर्थ व्यक्ति की परिभाषा दी गई थी। असमर्थ व्यक्ति कौन है? ऐसे किसी व्यक्ति के रूप में की गई थी जो स्वयं द्वारा पूर्णता या आंशिक रूप से सामान्य व्यक्ति की आवश्यकताओं और सामाजिक जीवन को सुनिश्चित करने में असमर्थ हों, उनको मेंटली डिस्टर्ब या मेंटली डिसेबल पर्सन माना गया। 1981 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिसेबल पर्सन के लिए मनाया गया था। 1999 में वर्ल्ड प्रोग्रामिंग ऑफ एक्शन के तहत सभी के लिए एक समान, जिसमें सभी व्यक्तियों के लिए
मानव विकास की संभावना एवं मानव विभिन्नताएं समाविष्ट होंगी। ऐसे समाज का डेवलपमेंट करने के लिए 1999 में वर्ल्ड प्रोग्राम ऑफ एक्शन डिसेबल पर्सन के लिए बनाया गया था। फिर इनके राइट के लिए, फिर ह्यूमन राइट कमीशन के तहत इनको भी राइट है डिसेबल, इनके विशेष स्वास्थ्य के लिए, ये मेंटली डिस्टर्ब है तो इनको लिए देख रेख के लिए अगर घर परिवार में नहीं हो सकता है तो इनको लिए ऐसी जगह बनाई जाए, ऐसे हॉस्टल्स बनाया जाए, जैसे कि पागल खाना ही समझ लीजिए आप, पागल खाना ही बनाया गया तो इसी के तहत बनाया गया। और पागल खाने का मतलब ये नहीं कि जाके आप वहाँ उनका शोषण करिए, जो मेंटली डिस्टर्ब है उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट, उनके साथ अच्छे से व्यवहार करना, उनको उनके मानसिक स्थिति पे जाके समझने के लिए बहुत सारे अधिकार इंटरनेशनल लॉ पे हमें मिले। उसके बाद लास्ट आता है आपका अल्पसंख्यक लोगों के लिए अधिकार। इसमें है राइट ऑफ पर्सन बिलोंगिंग टू नेशनल और एथिकल रिलीजन एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, मतलब राष्ट्रीय अथवा जातीय, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों संबंधित व्यक्तियों के अधिकार। इसके लिए इंटरनेशनल लॉ में जब हम पढ़ेंगे ह्यूमन राइट इसके बाद, तो उसमें बताएंगे कि सिविल एवं राजनीतिक जो कन्वेंशन है उसके आर्टिकल 27 में इनके लिए प्रावधान बनाया गया है। और उन्हीं धारा अनुच्छेद 27 से ही प्रेरित होकर महासभा ने 18 दिसंबर 1999 को जातीय एवं धार्मिक, आर्थिक रूप से भाषाई अल्पसंख्यकों संबंधित व्यक्तियों के अधिकारों की घोषणा को अंगीकार किया गया, जिसमें कुल 9 ग्राउंड थे। और 9 ग्राउंड में यही है कि इनको अपने शिक्षण संस्था स्थापित करने का, इनको अपनी भाषा को बनाए रखने का, इनको अपने धार्मिक उत्सव को बनाए रखने का। इसीलिए देखिए वर्ल्ड में हर जगह हर लोग मिल जाएंगे आपको, चाहे आप जहाँ जाएँ, अमेरिका जाएँ, इंडिया में अपने देखिए आप, हमारे देश में सभी लोग धर्मनिरपेक्ष राज्य है, हमारे यहाँ मुस्लिम भी हैं, अल्पसंख्यक में आते हैं, इनको भी संविधान के तहत आर्टिकल 29, 30 के तहत अपनी संस्था, अपने स्कूल बनाने के अधिकार दिए गए हैं। ऐसे बहुत सारे अधिकार इनको अपनी भाषा लिपि को प्रोटेक्शन के लिए दिए गए हैं इंटरनेशनल लॉ में भी। इनके लिए पहले वियना अभिसय में 1993 सबसे पहले हुआ, जिसमें 25 नवंबर 1981 को डिक्लेरेशन किया गया कि इनके साथ धर्म अथवा विश्वास पर आधारित सभी प्रकार की असहिष्णुता एवं भेदभाव की समाप्ति की घोषणा की गई। एवरी डिस्क्रिमिनेशन फॉर दैट पर्सन इज प्रोहिबिटेड। अगर कोई भी इन लोगों के साथ इस तरह से करता है तो हम राष्ट्र के पक्षकार होकर, अगर हम बड़े लेवल पे, तो हम इनको इंटरनेशनल लॉ के तहत इंटरनेशनल कोर्ट में भी इनको अपनी बातों को रख सकते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट जाने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने यहाँ ही राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, SC ST आयोग, कितने आयोग ऐसे हमारे यहाँ ही नहीं, ऐसे जितने भी डेमोक्रेटिक नेशन हैं सब में बने हुए हैं, सब इन लोगों को प्रोटेक्शन देते हैं। इन सब का यही आधार है कि भारत में सभी लोगों को उचित शिक्षा की व्यवस्था की जाए, सबको समान समझा जाए और सभी के साथ एक समान व्यवहार किया जाए, यही इसका उद्देश्य है। और ये तभी होगा जब हमारी सोच अच्छी होगी, जब हम दूसरे के प्रति इस गहराई से सोचना शुरू कर देंगे कि भाई दूसरों को भी परेशानी होती है, भाई मेंटल डिस्टर्ब भी इंसान है, ओल्ड एज भी एजिंग भी इंसान है, सभी इंसान है, सबके प्रति मानवता का वो करें, तो वो सब में, हम सभी में उस चीज़ को लाना पड़ेगा, जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से अपनी अपनी जगह पे, जिस क्षेत्र में हमें, जहाँ पे भी हमें, वहाँ पे हम इन लोगों के लिए कुछ न कुछ कर जाएं। जाना तो सबको ही है, तो कुछ अच्छा करके ही इन लोगों के प्रति जाएं। अब हमारी इस टॉपिक होगी एक्सट्राडिशन मतलब प्रत्यर्पण, और आश्रय मतलब एज्यूम। ये हम आपको फिर बना देंगे इसकी वीडियो। उसके बाद हम 2-3 टॉपिक बची है, फिर हम ह्यूमन राइट कमीशन आप लोगों को बताएंगे। आप लोग हमसे जुड़े रहिए। थोड़ा आजकल लेट हो जा रही है वीडियो बनाने में, थोड़ा हम बिज़ी हो गए हैं और जल्दी अपने हम काम से फुर्सत होते हैं तो फिर हम आप लोगों को अच्छे से फिर आप लोगों को फोकस करके पढ़ाते हैं। तब तक आप लोग जुड़े रहिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। आप सभी लोगों को ढेरों शुभकामनाएँ। थैंक यू सो मच।